मेरी मालकिन मुझे रोज 100 का नोट पकड़ा कर कहती, चल थोड़ा सा लताड़ा कर दे, मेरी डिलीवरी होने वाली है। 100 का नोट देकर इनकार न करता और मैं शुरू हो जाता। लेकिन एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे नीला नोट पकड़ाया और मुझे रात 10 बजे कमरे में बुलाया। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए जब मालकिन ने मेरे साथ, मेरा नाम रवि है और सब मुझे प्यार से गुड्डू गुड्डू कहकर पुकारते थे। मैं बहुत ही गरीब की जिंदगी गुजार रहा था। मेरे एक दोस्त जिसका नाम रशीद साहब था, एक रोज मुझ पर तरस खाकर अपने घर ले गए और कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे घर का ख्याल भी रखना है और मेरे बीबी के छोटे मोटे काम भी करने हैं। उन्होंने मुझसे तनख्वाह की कोई बात नहीं की थी, बस यह कहा था कि मेरे घर की रखवाली करनी है, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, दुकान से हर सामान वगैरह लाकर देना है। मैं बहुत ही गरीब की जिंदगी गुजार रहा था। मुझे या तो वक्त का खाना और एक छत बहुत बड़ी चीज लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वह मुझे एक मखसूस तनख्वाह पर रख सके। मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे उस वक्त यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे गरीबी से फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना मैं उनका जितना काम करता था उससे मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती। लेकिन भूख ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी थी। वह मुझे लेकर अपने घर आ गए। रशीद साहब की उम्र 50 साल थी और मुझे लगा कि उनकी बीवी की भी उम्र उतनी ही होगी। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो सामने लंच में सोफे पर बैठी एक लड़की दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरे मालिक की बेटी है, लेकिन उसका हुलिया शादीशुदा औरतों जैसा था। गले में सोने की चेन, हाथों में सोने के कंगन और सबसे बढ़कर उसका पेट बड़ा हुआ था जिसे उसने दुपट्टा से छुपा रखा था। मैं फिर भी यही सोच में था कि शायद यह मालिक की बेटी होगी जो शादीशुदा है और अपने बाप के घर में आई हुई है डिलीवरी के लिए। लेकिन मैं उस वक्त हैरत में पड़ गया जब मेरे मालिक ने कहा कि बेगम, यह लड़का आज से तुम्हारा हर तरह का ख्याल रखेगा। बहुत मेहनती और गरीब घर का लड़का है, जिस रंग में डलोगी ढल जाएगा। मेरे दुबई जाने के बाद यह इस घर की रखवाली भी करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। अगली सुबह मेरे मालिक फ्लाइट से दुबई रवाना हो गए। वह शायद वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गए थे, लेकिन उनके घर में उनकी जवान बीवी अकेले रह रही थी। वह क्यों अकेले रह रही थी, यह बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। खैर, मेरे मालिक के जाने के बाद मेरा काम सिर्फ यही था कि गेट पर हर आने जाने वालों को देखता। मालकिन को कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं उन्हें फ़ौरन ला कर देता था। मालकिन खाना खुद बनाती थी और मुझे भी 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। मेरे लिए वह किसी अवसर से कम नहीं था। कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता था। 2 वक्त का खाना खाकर मैं अपने मालिक और मालकिन के लिए दुआ करता रहता था। मेरे मालिक ज़्यादा अमीर नहीं थे, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन घर खुद का था। खुद के लिए वह पैसे कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा चुके थे। उनका घर छोटा सा था लेकिन खूबसूरत था। मैं बरामदे में चारपाई पर सोता था। मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता था। मैंने कब ऐसी ज़िंदगी गुजारी। गांव में तो मुझे चारपाई भी नसीब नहीं होती थी। एक वक्त का खाना मिलता था तो दूसरे वक्त का नहीं। शहर का माहौल ही अलग होता है। शुरू में तो मैंने घर की देखभाल खूब अच्छे से की, हर काम वक्त पर करता रहा, क्योंकि मैं इस नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी मालकिन तो लापरवाह किस्म की औरत है। उसे घर की कोई फिक्र नहीं थी। उसका सारा दिन बस टीवी देखना होता था और फोन पर सारा दिन अपनी माँ और अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी। हर शाम कोई ना कोई उसकी सहेली आ जाती थी और फिर समोसे और पकौड़े के लिए मेरी भाग दौड़ शुरू हो जाती थी। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी मालकिन मेरे मालिक का पैसा दोनों हाथों से उड़ा रही थी। कभी कभी मुझे अफसोस होता था अपने मालिक पर कि जो अपने पत्नी के लिए शहर में अपनी हड्डी रगड़ रहे हैं। मेरे मालिक ने मुझे सिर्फ इसलिए काम पर रखा हुआ था कि मैं उनके दूर का रिश्तेदार था। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं। एक नौकर रखते वक्त बहुत छानबीन करनी पड़ती है और मैं उन्हें आसानी से मिल गया था जो उनके लिए विश्वासमंद था। एक दिन दरवाजे पर एक शख्स आया। जैसे ही मैं दरवाजे पर गया तो उसने मुझे एक मोबाइल दिया और कहा कि यह मोबाइल मेरे मालिक की तरफ से मुझे मिला है। मैं हैरान था कि मुझे तो मालिक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ना तो मेरी बात भी हुई थी। मालिक से उस शख्स ने कहा कि इसके अंदर सिम मौजूद है और जब उसने मेरे मालिक से बात कराई तो मुझे यकीन आया। अब रशीद साहब मुझे बार बार फ़ोन करके अपने घर की खबर लेते थे। वह मुझसे यही सवाल करते थे कि कौन आता है, कौन जाता है और मेरे घर में मेरे पीछे क्या क्या हो रहा है। मालिक के सवालों से मैं हैरान रह जाता, क्योंकि मालकिन के पास भी तो मोबाइल था। रशीद साहब ने मुझे सख्ती से मना किया था कि उनके बीवी को गलती से भी पता न चले कि मैं उनसे बात करता हूँ और घर की सारी खबरें उन्हें पहुँचाता हूँ। तब मुझे जाकर सारा मामला समझ में आ गया। मैं इतना छोटा भी नहीं था कि
यह सारी बातें न समझ पाता। रशीद साहब ने मुझे मालकिन की जासूसी के लिए घर पर रखा था। माय डियर अपने मालिक का वफादार था और घर के हर काम से उन्हें आगाह करता था। घर में कौन आता था, कौन जाता था, उनकी बीवी सारा दिन कौन से काम में मसरूफ रहती थी, तमाम सूरत हाल में उन्हें सुना दिया करता था। क्योंकि यह नौकरी मुझे रशीद साहब की बदौलत ही मिली थी। मुझे खाना भी मिलता था और मेहमानों के जाने के बाद समोसे और पकौड़े भी। इसके अलावा मुझे सिगरेट की भी आदत पड़ चुकी थी, जो हम जैसे उम्र के लड़कों के खासा आदत हुआ करती है। पहले मैं दोस्तों से सिगरेट लेकर पीता था, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी सिगरेट देने के लिए तैयार नहीं था। पहले जब मैं सौदा लेने के लिए जाता तो मैं उसमें से सिगरेट के लिए थोड़े पैसे बचा लिया करता था, लेकिन जल्द ही इसकी खबर मेरे मालकिन को लग गई। इसीलिए अब मुझे मालकिन पैसे गिन गिन कर देती थी। और एक दिन मेरे मालिक का फ़ोन आया और मालकिन मेरे सर पर आ खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो मैंने फ़ौरन ही फ़ोन काट दिया और मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने मालकिन से झूठ बोला कि मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ। मेरी मालकिन मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर कहने लगी कि पहले तो मैंने तुम्हारे पास कभी फ़ोन नहीं देखा था, फिर यह अचानक से कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। मेरे जवाब पर ये मालकिन सोच में पड़ गई थी, क्योंकि फ़ोन भी नया था और थोड़ा महंगा वाला भी था। थोड़ी देर तक मालकिन मुझे देखती रही और अपने निचले होठ को अपने दांत से काटती रही और फिर वहाँ से चली गई। मैंने नोट किया कि मेरी मालकिन जैसे सारा दिन किसी गहरी सोच में डूबी रही। न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं मालिक से बात कर रहा था तो मालकिन ने मेरी बातें सुनी। मेरा हाल वैसे ही हो गया था जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। एक रोज़ मैं दोपहर का खाना खाकर उठा तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया और मुझसे कहा कि गुड्डू बेटा, मेरा थोड़ा सा लताड़ा कर दो। एक तो मेरा जिस्म पूरी तरह से दुख रहा है और मेरे डिलीवरी का समय भी करीब है। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी। वो किस चीज़ के लिए मुझे लताड़े के लिए कह रही थी। मैं सोच में पड़ गया तो उन्होंने मुझे तेल की शीशी पकड़ाई और अपना सर दबाने की बात कर रही थी। मेरे बाजू भी बुरी तरह से अकड़ गए हैं। सर बहुत भारी हो जाता है ना, प्रेगनेंसी में, और गर्दन में भी खिंचाव है। ऐसा कहकर मेरी मालकिन बेड के नीचे बैठ गई और मुझे बेड के ऊपर बैठने का इशारा किया। मुझे तो बस 100 का नोट नज़र आ रहा था और मुझे सिगरेट की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे सिगरेट नसीब नहीं हुई थी। मैंने फ़ौरन मालकिन की ख्वाहिश के मुताबिक मालकिन का लताड़ा शुरू कर दिया। उनको बहुत सुकून मिल रहा था और वह बोलती जा रही थी कि गुड्डू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मेरे बाजू का दर्द तो बिल्कुल गायब होता जा रहा है। एक दिन की बात नहीं थी, अब तो मुझे रोज़ 100 का नोट दिखाती और अपना सर दबाती। मैं आस्ता आस्ता उनके बालों में उंगलियां भी करता रहता और वह बहुत ही सुकून महसूस करती थी। मुझसे थोड़ी बातें भी करने लगी। वह आंखें बंद करके मुझसे अजीब अजीब से सवालात करती कि मेरी रशीद साहब के साथ कैसी रिश्तेदारी है, मेरा गांव कहाँ है, मेरे घर वाले कैसे हैं। उनके तमाम सवालों का सीधा सीधा जवाब दे जाता, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि वह मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रही थी। फिर सवालों का सिलसिला खत्म हो गया और मालकिन ने मेरी तारीफ का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे कहती थी कि गुड्डू, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो और वफादार हो। मालकिन की इस वफादारी वाली बात पर मैं थोड़ा सा चौकन्ना भी हो गया था। तो मालकिन रोज़ाना मुझे कहती कि गुड्डू, तुम बहुत वफादार हो। मैं समझ गया था कि मालकिन को मेरे और रशीद साहब की बातों का पता चल गया है, इसीलिए वह मुझे वफादार कह रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पा रही थी। वह दुनिया और जहां की मुझसे बातें करती थी और दुनिया और जहां के सवालात मुझसे पूछती थी, लेकिन जो बात वह मुझसे करना चाहती थी शायद उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। एक दिन मालकिन ने मुझसे पूछा कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ कि सोता रहता हूँ। मैंने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे तो जल्दी नींद आ जाती है और सबसे पहले जागता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे जवाब पर उन्हें थोड़ा तसल्ली हो गई हो। खैर, अब मैं रोज़ाना मालकिन का लताड़ा करता था और इस काम के लिए वह मुझे 100 रुपये देती थी और मेरे सिगरेट का भी इंतजाम हो जाता था। लेकिन एक दिन मालकिन मुझे दिन के बजाय रात को अपने कमरे में बुलाया तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनके हाथ में 100 के बजाय एक नीला नोट था। उन्होंने नीले नोट मेरे हाथों के सामने रखा। तब मैं मालकिन के और अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि यह लो। मैं कुछ परेशान सा हो गया था। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश होने के बजाय सोच में पड़ गया। आज 100 के बजाय 1000 मिल रहा है, ज़रूर कोई बात होगी। मैं अपने दिमाग में सोच ही रहा था, तभी मालकिन ने कमरे की बत्ती बुझा दी। उनकी इस हरकत से तो मैं हक्का बक्का रह गया। अंधेरे में वह मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे कान में कहा,
गुड्डू बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने मालिक के वफादार हो और मैं समझ गई हूँ कि मोबाइल तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने नहीं बल्कि मेरे शौहर ने दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मालिक से ज़्यादा मेरे वफादार बन जाओ। वह तो तुम्हें तनख्वाह भी नहीं देता है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी देता है और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी कोई बात अपने मालिक तक न पहुँचाओ। मुझसे वादा करो कि तुम भी मालिक से कुछ नहीं बताओगे कि आधी रात को उनके घर कौन आता है और कौन जाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने 1000 का नोट घूम रहा था। मालिक ने तो मुझे कभी भी पैसे नहीं दिए थे और मालकिन मुझे सीधा 1000 का नोट दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वह 1000 का नोट मुझे क्यों दे रही थी, क्योंकि मैं तो सारी रात सोता रहता था। मुझे नहीं मालूम था कि आधी रात के बाद इस घर में क्या होता था, कौन आता जाता है। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मुझे मतलब था तो सिर्फ 1000 की नोट से। मैंने मालकिन से कहा कि ठीक है, मैं आपका वफादार रहूँगा और जैसा ही बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी बात सुनकर मालकिन खुश हो गई और मुझसे बोली कि शाबाश गुड्डू, मुझे तुमसे इसी समझदारी का यकीन था। मैं 1000 का नोट लेकर वापस आकर अपनी चारपाई पर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा कि मैं अपने मालिक के साथ कौन सा बेवफाई कर रहा हूँ। इस घर में ऐसा कौन सा खुफिया काम होता है कि जिसे मुझे मालिक से छुपाना पड़े। मैं मुतमईन होकर सोने लगा। आधी रात को मैं पानी पीने के लिए गया था और किचन की तरफ आया, लेकिन मुझे मालकिन की कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं परेशान हो गया कि इस वक्त कौन आ गया है। मालकिन तो घर में अकेली होती हैं। न चाहते हुए भी मेरे कदम उनके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि दरवाजा लॉक था। मुझे लगा कि मैं खिड़की की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम था और खिड़की खुली हुई थी और जरा सा पर्दा भी हटा हुआ था। अपना आसानी से अंदर का मंजर देख सकता था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मुझे शदीद झटका लगा। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मालकिन ने मुझे किस बात के लिए 1000 का नोट दिया था। मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और कमरे के अंदर का वीडियो बनाकर अपने मालिक के पास भेज दिया। मैं सारी रात सो नहीं सका, परेशानी के मारे नहीं बल्कि खुशी के मारे। मैं समझ गया कि अब मेरे दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मेरे मालिक वापस घर आ गए। मालिक ने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं दी थी सिवाय मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। अचानक से उन्हें देखकर मेरी मालकिन का चेहरे का रंग बदल गया और मालकिन ने मेरे और शिकवा की नज़रों से देख रही थी, जैसे कि वह कह रही थी कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मेरे शौहर आने वाले हैं। मेरे मालिक ने उन्हें तलाक के कागजात पकड़ा दिए। मेरी मालकिन हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी, फिर बोली कि मैं उम्मीद से हूँ। मालिक ने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह बच्चा मेरा है या उसी लड़के का है जिसको तुमने अपने कमरे में बुला दी थी मेरे जाने के बाद। ऐसा बोलकर रशीद साहब ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। मुझे शाबाशी दी और बहुत सारे पैसे भी दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उसे लेकर अपने साथ दुबई चले गए और मुझे फिर से वही जिम्मेदारी सौंप गई जो मुझे पिछली बार सौंपी थी, और अब मैंने उनका विश्वास हासिल कर लिया था। अब मैं उन्हें जो भी बताता हूँ आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं बहुत खुश और मुतमईन था। मैं चाहता तो मालकिन का वफादार रह सकता था। वह राज मालिक को कभी नहीं बताता और मालकिन से 1000 का नोट लेता रहता, लेकिन मैं जानता था कि एक न एक दिन यह राज जरूर खुल जाएगा और फिर मेरे भी बुरे दिन आ जाएंगे मालकिन के साथ साथ। मालकिन का किसी के साथ चक्कर था। वो लड़का उनका पुराना आशिक था जिससे उनकी शादी नहीं हो पाई थी। मैंने दोनों तरफ का सोचा। मालकिन का वफादार होने में मुझे थोड़ा सा खतरा था और मालिक का वफादार होने में मुझे फ़ायदा था। मुझे वाकई फ़ायदा हुआ था। मैं अब मालिक का पक्का नौकर बन चुका था। अब मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि मोटी रकम तनख्वाह भी मिलती थी। मेरी नौकरी पक्की हो चुकी थी। मैंने अपने मालिक से वफा किया था और उसका सिला अब मुझे मिल रहा था और मैं बहुत खुश था। मालकिन बिल्कुल सही कहती थी कि गुड्डू तुम बहुत वफादार हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।